हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भारतीय संविधान से संबंधित नोट्स और मैं इसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगी भारतीय संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी। उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जब आप ये नोट्स को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संविधान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है और ये जो टॉपिक है नोट्स का, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो रहने वाला है। आगे जब भी आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संविधान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल आने वाली नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संविधान की आवश्यकता और परिचय। इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या जरूरत है? किसी भी देश के लिए संविधान की क्या जरूरत है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसी सर्वोच्च विधि पुस्तक होती है। विधि मतलब कानून की पुस्तक होती है जिससे कोई कंट्री या कोई देश कैसे चलेगा उसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं। या उस देश के नागरिक जो हैं, सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, इसके साथ ही साथ सरकार की शक्तियां और सीमाएं क्या है। मतलब सरकार कोई भी ऐसा कार्य न करे जो उनकी पावर्स से बाहर हो, इसलिए सरकार की जो पावर्स हैं उसको भी एक लिमिट में रखने के लिए संविधान की आवश्यकता है। अन्यथा आपने देखा होगा जो मोनार्क है या राजा रानी वाली कहानी है, राजशाही व्यवस्था, वहां पर सरकार की या राजा रानी की पावर्स जो है अनलिमिटेड होती हैं। ऐसे में अच्छा छोड़ देते हैं इसको, हम आते हैं तानाशाही की तरफ। एक और व्यवस्था, गवर्नमेंट का एक और फॉर्म, तानाशाही। तानाशाही या डिक्टेटरशिप में आपने देखा होगा, जैसे उत्तर कोरिया की ही चर्चा अगर हम कर ले तो इस तरह के देशों में शासक की कोई भी एक निश्चित शक्तियां नहीं होती हैं और वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन जिस देश में संविधान होता है, संविधान राज जो रूलर होता है या वहां जो शासक होता है, खैर लोकतांत्रिक देशों में शासक नहीं होता, परंतु जो भी यहाँ कार्य करता है उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, ये सारी चीजें संविधान निर्धारित कर देता है। आगे आप देख लीजिए सरकार की शक्तियां और सीमाएं क्या है। तो सरकार शासन के कौन कौन से अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किस प्रकार काम करेंगे, ये सारी बातें संविधान के अंदर लिखी हुई होती हैं। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आइए, यही कारण है कि आज तक भारत के संविधान पर उंगली उठाने वालों की कमी है। समय समय पर हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी भारतीय संविधान में, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किया। कुछ देशों के संविधान ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको पूरी तरह से फिर से रीराइट करना पड़ा। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आई। आते हैं संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि पर। तो स्वतंत्रता का संघर्ष और जन आकांक्षा, हमारी एक आकांक्षा थी कि हम इस तरह का संविधान बनाएं जिसमें हमारी जो जनता है उसको राइट्स मिले और लोकतंत्र को स्थापित करें। यही हमारा उद्देश्य था। इसी पृष्ठभूमि को लेकर के हमारा संविधान बनाया गया। दूसरी चीज, हम अंग्रेजों के शासन से तंग आ चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। तो हम चाहते थे कि अंग्रेजी शासन की जो असमानताएं थी भारतीयों के बीच में और ब्रिटिश नागरिकों के बीच में, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत भेदभाव किया। तो उस चीज को हम अपने संविधान को जब बनाए, भारतीय संविधान को, तो उसमें इन असंगतियों को दूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार की योजना। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक प्रश्न पूछता है कि ये प्रस्ताव, संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि कैबिनेट मिशन या ब्रिटिश सरकार की ही एक योजना थी 1946 में, 1946 में, कि संविधान सभा को बनाया जाए। ठीक, और संविधान बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1946 में, 1946 में। इसकी पहली बैठक, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बार इनकी बैठक हुई जो संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें कुल सदस्य कितने थे उस समय? तो 389, 389 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद बचे हुए जो सदस्य थे वो 299 थे। उसका कारण यह है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो कुछ सदस्य, चुने हुए जो सदस्य थे संविधान सभा के लिए, वो पाकिस्तान में चले गए। फिलहाल मेरी आवाज सही नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मेरी आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा।
अब आते हैं मुख्य पद। मुख्य पदों पर कौन कौन था? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे आगे चल करके। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष मतलब प्रारूप समिति, कहीं कहीं ये भी लिखता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान के वास्तुकार या आर्किटेक्ट भी हम अंबेडकर जी को ही कहते हैं। यहाँ पर अंबेडकर लिखा हुआ है बट अंबेडकर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान को तैयार करने में टाइम कितना लगा? तो कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अंगीकरण और लागू होना। अंगीकरण मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन या हमें स्वीकार कब किया गया, इसको लागू कब किया गया? तो महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार किया गया। और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं, कभी कभी एक सवाल और भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1930 को, इसी दिन मोतीलाल नेहरू ने एक अपना संविधान बनाया था जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो उस समय उन्होंने इसको बनाया था और तब हमने डिसाइड किया था कि उसी समय पूर्ण स्वराज की भी हमने घोषणा की थी कि हम लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से। तभी हमने डिसाइड किया था कि भारत जब भी आजाद होगा तो हम अपने संविधान को जब लागू करेंगे तो वो दिन होगा 26 जनवरी का। इस वजह से हमने इसका चुनाव 26 जनवरी को किया था। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों, हर एक देश के संविधान की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, तो इसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। आइए हम आते हैं, देख लेते हैं। पहला, लिखित और विस्तृत संविधान। इसमें कुल आर्टिकल्स की संख्या है 448 और मूल की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद ये 25 भाग और 12 अनुसूचियां, सबसे विस्तृत संविधान। नेक्स्ट, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु का अर्थ ये है कि भारत का जो संविधान है ये कहता है, संप्रभु का अर्थ ये है कि ये कहता है कि हम पूरी तरह से अपने बाहरी और अंदर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी निर्णय लेने के लिए भारत की सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। हम किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करते। अब आते हैं समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ है? ये ऐसी सरकार होती है फ्रेंड्स जो कि समाज के बारे में, इक्वलिटी के बारे में या समाज को समान करने के बारे में बात करती है और इसी पर कार्य करती है जिसमें सभी लोगों को, समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले। इसी पर यह कार्य करती है और इसी को आधार बनाकर समाजवादी सरकार कार्य करती है। तो भारत की सरकार कैसी होगी? समाजवादी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष किसी भी देश की एक ऐसी सरकार जिसमें जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका कोई भी ऑफिशियल धर्म या कोई रिलीजन नहीं होगा। वो सभी धर्मों को प्रमोट करने का प्रयास करने में कोई भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेगी। हाँ, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन सरकार का उसमें कोई प्रयास या किसी भी तरह का कोई उसमें सहयोग नहीं होगा। जैसे आप मंदिर बनाना चाहते हैं बनाइए, मस्जिद बनाना चाहते हैं बनाइए, आप अपने धर्म से संबंधित स्कूल को खोलना चाहते हैं खोलिए, उनका प्रचार प्रसार करें। आपको लगता है आपकी लैंग्वेज से संबंधित कोई ऐसी चीज खोलनी है, इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो आप खोल सकते हैं। ये भारत की राज्य व्यवस्था की नींव है। और एक बच गया लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। गणराज्य, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। लोकतांत्रिक मतलब शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाएगा? लोगों को, मतलब कि जनता को। अब संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, मतलब वास्तविक जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। मतलब कोई भी निर्णय अगर लेना है तो वो किसको लेना है? प्रधानमंत्री को। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर प्रमुख माना जाता है ऐसे संसदीय शासन प्रणाली में तो उसमें राष्ट्रपति को प्रमुख माना जाता है। संघीय शासन प्लस एकात्मक विशेषताएं। भारत एक संघीय राज्य है। संघीय किस प्रकार है?
संघीय राज्य ये है कि जैसे हमारा जो केंद्र है वहां पर शक्तियां केंद्र में निहित है, सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित है। बाकी जो राज्य हैं उनमें अलग अलग शक्तियां, कुछ देशों में आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि राज्यों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वहां के अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्वोच्च शक्ति निहित है वो केंद्र सरकार में है, तो शक्तिशाली इसमें केंद्र होता है संघीय राज्यों में। दूसरी चीज, ऐसे देशों में जो स्टेट्स होते हैं, वहां अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनका अपना कोई संविधान नहीं होता है। देश का एक संविधान होगा और उसी को सभी राज्यों को भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप अमेरिका जैसी कंट्रीज में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वहां पर कुछ रूल रेगुलेशन स्टेट्स अपने खुद के बनाते हैं और वो उन्हीं के यहाँ पालन होता है, पूरे देश में नहीं होता। या जो वहां की संसद कोई कानून ऐसा बनाती है तो कुछ राज्यों के ऊपर लागू नहीं होता। आपातकालीन प्रावधान इसे एकात्मक झुकाव वाला संघवाद बनाते हैं। आगे आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान ने यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है और व्याख्याता भी है। व्याख्याता का मतलब ये है कि संविधान में अगर कोई चीज लिखी हुई है, कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसकी विस्तृत व्याख्या करने का पूरा पूरा अधिकार हमारी न्यायपालिका को है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उन नियमों को तोड़ मड़ोड़ के अपने अर्थों में अपने लोग अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो इसके लिए व्याख्या करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है हमारे भारत की न्यायपालिका को। आगे बढ़ते हैं हम। मौलिक अधिकार, यहाँ पर हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक में है। और कौन कौन से राइट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। फ्रेंड्स, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को विस्तृत रूप से मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको इसका एक विस्तृत वीडियो फंडामेंटल राइट्स को ही केवल डिस्क्राइब करके दे दूंगी। आगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की जानकारी नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एनफोर्सेबल नहीं है, किसी भी तरह का कोई राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर दबाव नहीं है कि उनको ये काम करना ही चाहिए। बाकी वहां नीति निर्देशक तत्व दिए गए। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है और अपने देश के संदर्भ में इसको मॉडिफाई करके अपने देश में इसको अपने देश के संविधान में लिया है। अच्छा, इसमें है क्या नीति निर्देशक तत्वों में? तो कल्याणकारी राज्य, समान अवसर, समान न्याय और गरीबी उन्मूलन। भारत के संविधान में पहले कर्तव्य जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन बाद में इसको 11वां एक और जोड़ दिया गया। 10 कर्तव्य, बाद में एक 11 जोड़ दिया गया। आते हैं हम स्वतंत्र आयोग। यहाँ पर कुछ आयोग हैं जो कि स्वतंत्र हैं और भारतीय संविधान में इनमें पहले से व्यवस्था की गई है, जो कि है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, यूपीएससी का एग्जाम और सीएजी। ये संविधान की निष्पक्षता को बनाए रखते हैं। अब आगे आ जाते हैं संविधान का भागवार संक्षिप्त विवरण। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछता है एक क्वेश्चन कि किस भाग में क्या दिया गया है। तो संविधान के कौन से भाग में कौन सी व्यवस्था की गई है? संघ और राज्य का जो क्षेत्र है या उनके अधिकार या पावर्स की बात करें तो भाग 1 में दिया हुआ है। नागरिकता से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो है भाग 2 में। ठीक, मौलिक अधिकारों की जो बातें हैं संविधान के भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और 4 का ही एक पार्ट है जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, नंबर 4 का ही एक पार्ट है। अब आते हैं 5, इसमें भाग 4 में केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित और वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, इनके जितने भी पावर्स हैं उसको भाग 5 में लिखा गया है। भाग 6 की बात कर लेते हैं तो ये राज्य सरकार से संबंधित अधिकारों की बात करता है। और भाग 7
ये अभी हटा दिया गया है। इस पर अगर आप बात करना चाहें तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में क्या था इसमें। भाग 8 की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, इनको किस तरह से संचालन करना है, कौन करेगा और किसके हाथ में व्यवस्था होगी, इसकी बातें इसमें लिखी गई हैं। आगे चलते हैं, पंचायतें। भाग 9 में दिया गया है पंचायतों से संबंधित बातें। 9A, 9A में नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं किस प्रकार की होंगी, कैसे कार्य करेंगी, उनकी कार्यशैली क्या होगी, ये सारी बातें 9A में दिया गया है। भाग 9A। भाग 10 की बात कर लेते हैं, तो जनजातीय क्षेत्र, जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल हैं, उन क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, उनकी बात, उनके उनसे संबंधित जानकारी इस भाग 10 में दी गई है। भाग 11 की बात करते हैं, तो केंद्र और राज्य के संबंधों, रिलेशनशिप की बात इसमें दी गई है। वित्त, संपत्ति और उपकर, जो भी वित्त है, संपत्ति है, उसका उपयोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस प्रकार करेगी या इसका बंटवारा किस प्रकार होगा, इससे संबंधित बातों को भाग 12 में लिखा गया है। आते हैं वाणिज्य और व्यापार, तो ये भाग 13 में लिखा गया है। अलग अलग सेवाएं, सेवा क्षेत्रों की बातें भाग 14 में की गई है। भाग 15 में चुनाव से संबंधित, किस प्रकार चुनाव होगा, और भाषा, लैंग्वेज भाग 17। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान, इसके बारे में बात की गई है। भाग 21 में अस्थायी प्रावधान। आगे आते हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग विषयों को दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित है, सूची दी गई है। और इसके बाद अनुसूची 2 जो है, उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन कितना होगा, इससे संबंधित बातों को दिया गया है। और अनुसूची 3 जो है, शपथ पत्र की बात करता है। अनुसूची 4 जो है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, कितने प्रतिशत होगा और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 जो है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की बात करता है। अनुसूची 6 असम, मेघालय आदि के जनजातीय क्षेत्रों की बात करता है। फ्रेंड्स, कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल पीपल की संख्या ज्यादा है और हम उन जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी एरिया है, उन आदिवासियों के कुछ अधिकारों को विशेष अधिकार के रूप में सुरक्षित किया गया है, जिससे कि उनके अधिकार जो है समाप्त न हो जाए या उनके साथ हम इनजस्टिस ना हो जाए, इस वजह से उनके नियम ही कुछ अलग बनाए गए हैं। तो ये है भाग 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के क्षेत्र। असम, मेघालय के लिए कुछ नियम अलग हैं। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अब आते हैं भाग 7 में, और भाग 8 में 22 भाषाओं की सूची दी गई है। कौन कौन सी 22 भाषाएं हमारे संविधान में दी गई हैं। और इसके बाद आते हैं अनुसूची 9 में कुछ कानूनों का संरक्षण। 10 में दल बदल से संबंधित, आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कि दल बदल से संबंधित जो कानून है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो आप लिखेंगे जो अनुसूची 10 है उसमें दल बदल से संबंधित कानून के बारे में बताया गया है। पंचायती राज के विषय 11 में और अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के विषय। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ संशोधन, संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं जिसके बारे में हमको जानना अति महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। 7वां जो संशोधन है 1956 में हुआ, और राज्यों का पुनर्गठन। हमारे भारत में बहुत कम राज्य थे फ्रेंड्स, आज आपको 28 राज्य जो दिख रहे हैं, इतने राज्य उस समय नहीं थे जब भारत आजाद हुआ था। तो राज्यों का पुनर्गठन 7वां संशोधन हुआ और उसके बाद 1956 के बाद स्टार्ट हो गया। 42वां संशोधन किसकी बात करता है, तो 1976 में ये हुआ और इसमें संविधान का लघु संविधान प्रस्तावना में 3 शब्दों को फिर से जोड़ दिया गया जो कि हमारे जो मूल संविधान था उसमें नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जो शब्द हैं 42वां संशोधन के द्वारा जोड़े गए। आगे आते हैं 44वां संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में, 1978 में 42वें संशोधन हुआ और इसमें 42वें संशोधन की कुछ धाराओं को बदला गया। ठीक, अब आते हैं 52वां संशोधन। 1985 में एक संशोधन किया गया, 52वां संशोधन, जिसमें दल बदल से संबंधित जो कानून थे उसमें परिवर्तन किया गया। अब आते हैं 73 से लेकर के 74,
दो संशोधन 1992 में 1992 में पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ कानूनों में परिवर्तन किया गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। तो आप अब तक जो पढ़ा आपने भारतीय संविधान से संबंधित बातों को, उनसे अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा आपने, तो आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। आप मेरे साथ साथ इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। और आप अगर इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एग्जाम्स में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप हमें एक लाइक जरूर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? अगला है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप आंसर देंगे संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? अभी आपने देखा है ऊपर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? मैंने आपको बताया था इसका आंसर। और इसके बाद पंचायती राज प्रावधान किस संशोधन द्वारा लाए गए हैं? पंचायती राज प्रावधान। इसके बाद आ जाइए, भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कर्तव्यों की अगर आप एक सूची चाहते हैं तो मैं आपको जरूर दूंगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें एक लाइक पे जरूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो तैयार करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।